मालेगांव का इतिहास एपिसोड नंबर 6 में हमने जाना कि राजा नारूशंकर का देहांत तो किस हालत में हुआ था और उनके पास उस टाइम में कितने की जागीर थी, मतलब कितने की प्रॉपर्टी थी और उनके देहांत के बाद वो सारी प्रॉपर्टी किसको दी गई। अब इस एपिसोड में मतलब नंबर 7 में हम जानेंगे कि राजा नारूशंकर ने अपने दौर हुकूमत में कितने काम और क्या क्या काम किए और नासिक शहर में उनके कितने काम है और कितने मंदिर है। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो पे आखिर तक। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे, और लाइक और शेयर भी करते चले। तो चलिए चलते हैं मालेगांव का इतिहास एपिसोड नंबर 7। राजा नारूशंकर का देहांत तो कब और कहाँ हुआ। नारूशंकर का देहांत तो कब हुआ, इस ताल्लुक़ से तो कई तारीखी सबूत दस्तयाब है। नंबर 1, शिवाजी बाबा जीजिन का एक ख़त हमने गुज़िश्ता सफ़ात में दिया है जिसमें उन्होंने नारूशंकर के मामलात के हल होने की कहानी सुनाई थी। उन्होंने 13 फरवरी सन 1775 को भिवंडी से एक ख़त लिखा जिसमें नारूशंकर के देहांत की खबर पूना पहुंचाई गई। 13 फरवरी 1775, मकाम भिवंडी। ख़त का मजमून: शिवाजी बाबा जी की तरफ से नमस्कार। नारूशंकर का देहांत हो गया, बीवी भी साथ में सती हो गई। एक भरोसेमंद आदमी से पता चला, एक भरोसामंद आदमी चला गया। नंबर 2, रियासतकार सर देसाई ने मराठी रियासत उत्तर विभाग में उनके देहांत के ताल्लुक़ से कई दस्तावेज़ात की मालूमात इकट्ठा करके उनके इंतकाल की तारीख के ताल्लुक़ से आखिरी फ़ैसला इस तरह दिया। प्रतिनिधि भवान राव बार भाई की तरफ से था। वो पिंद्रा से कारोबार की रुख्सत लेकर आज ही कन्हुई गया। नारूशंकर का देहांत हो गया। जनवरी सन 1775, बीवी भी सती हो गई, मोतबर आदमी चला गया। अव्वल पेशवाई से मराठा शाही में कारोबार संभालने वाला ये शख्स बूढ़ा होकर गया। वो मल्हार राव होलकर की तरह शायद दादा की तरफ था, लेकिन माधवराव ने उससे अच्छे काम लिए। उसके लड़के रघुपंत नारायण को 20 अप्रैल 1775 को जागीर की सनद दी गई, लेकिन भाइयों के दरमियान झगड़े उठ खड़े हुए। इसके बहुत से कागजात छापे गए। साबाजी भोसले, नारूशंकर और शुजाउद्दौला, इनकी मौत को हिंदुस्तानी सियासत में ध्यान रखना चाहिए। पेशवाई के कागजात में रघुपंत नारायण को दी गई सनद की नकलो हिस्सा 2 भी दस्तयाब हो गई। वो दर्जे झैल है, नीचे दी जा रही है। तारीख 20 अप्रैल 1775। रघुपंत नारायण, इनके नाम सनद है कि नारूशंकर राजे बहादुर का देहांत हो गया, इसलिए तुम्हारे लिए खलअत जवाहर और सरबेज बापू लक्ष्मण उनके साथ भेजा है। वो ले लेना और तुम्हारी फ़ौज हरी बल्लाल के पास है, वहाँ तुम खिदमत के लिए जाओ और जल्दी करो। इन दस्तावेज़ात के सबूतों की बुनियाद पर तय हो जाता है कि नारूशंकर का जनवरी 1775 में देहांत हुआ और उनकी जागीर और फौज वगैरह की विरासत पेशवा ने 3 महीने के अंदर उनके लड़के रघुपंत नारायण के नाम कर दी। अब सिर्फ सवाल ये रह जाता है कि नारूशंकर का देहांत तो कहाँ हुआ। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि माधवराव पेशवा और नारूशंकर के दरमियान दुश्मनी दूर हो जाने के बाद सन 1768 में उन्होंने जो ख़त लिखा वो नासिक से लिखा गया था। उस ख़त में उन्होंने बुढ़ापे के सबब जंग में ना जाने से मुआज़रत कर ली थी, जिसे पेशवा ने मंजूर भी कर लिया था। 1774 में बार भाई के केस में नारूशंकर की मदद हासिल करने के लिए सुखाराम बापू ने जब उन्हें ख़त लिखा तब वो नासिक में ही थे। इससे मालूम होता है कि
सियासत से सबकदोश होने के बाद उन्होंने नासिक में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जवानी के ज़माने में ही नासिक में उधू दास नाम के गोस्वामी से जगह खरीद कर एक बाड़ा बांधा था। उन्होंने हाथी खाने की शाहराह पर भी रिहाइश के लिए एक इमारत बनवाई थी। इसलिए पहला इम्कान तो यह है कि उनका ध्यान तो नासिक में हुआ। एक किताब में भी लिखा है कि वनी के पहाड़ पर जहाँ उन्हें सपत सुरंगी देवी के दर्शन हुए थे और जहाँ उनकी किस्मत के सितारे ने उरूज पाया था, मुमकिन है एहसान मंदी के जज्बे के तहत उन्होंने देवी के चरणों में रहना पसंद किया और फिर उसी के कदमों में जान दे दी। अब नारू शंकर को मालेगांव की जागीर कब और कैसे मिली? पिछले सफ़ात में हमने नारू शंकर का एक खत पढ़ा जिसमें खुद उन्होंने मालेगांव को अपनी मिल्कियत का गांव लिखा था। नेज़ ये भी कि जब भी वो किसी मुहिम से वापस आते, जब इस तरफ से गुज़र होता तो मालेगांव या खानदेश के किसी मुकाम पर क़याम करते। इस तरह मालेगांव उनकी जागीर होने में कोई शक नहीं रह जाता। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि ये जागीर उनको कब और कैसे मिली। एक अंदाज़ा तो ये है कि अक्सर किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि मुग़ल बादशाह अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी की जान बचाने के सिले में नारू शंकर को बादशाह ने बतौर इनाम मालेगांव समेत 8 गांव जागीर में दिए थे। इसका किस्सा कुछ इस तरह है। एक किताब में यूँ बयान हुआ है कि नारू शंकर एक दफ़ा दिल्ली गए हुए थे। उन्हें खबर लगी कि बादशाह अकेला शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी शिकार पे जाने का इरादा किया। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह शिकार पर जाने के लिए रवाना हुए, वो भी पीछे पीछे चल पड़े। इत्तेफाक से बादशाह को एक शेर नज़र आया। बंदूक की जद में आते ही बादशाह ने निशाना लगाया और गोली चला दी, मगर निशाना गलत था। शेर गुस्सा हो गया और तेज़ी से बादशाह की तरफ लपका। लगता था कि शेर बादशाह का खात्मा कर देगा। इतने में नारू शंकर तेज़ी से पहुंच गए और बिफरे हुए शेर के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। बादशाह की जान बच गई। बादशाह बहुत खुश हुआ और एहसान मंदी के जज्बे के तहत उसने नारू शंकर को सन 1757 में एक सनद या फरमान लिख कर दिया, जिसमें उन्हें मालेगांव समेत 8 गांव विरासती हक के साथ बतौर इनाम दिए गए। जल्द ही नारू शंकर जुनूब में वापस आए और पेशवा को सनद दिखाकर वहां घर बनाने की इजाज़त तलब की। मुशीरों के सलाह पर घर की बजाय किला तामीर किया, जो 1765 में बनकर तैयार हुआ। तारीख शहर मालेगांव 1924 ईस्वी में मौलाना अब्दुल मजीद भी कुछ इस किस्म का किस्सा बयान करते हैं। सिर्फ ये इजाफा करते हैं कि जागीर उन्हें विट्ठल शिवदेव विंचोरकर की मारिफत मिली थी। इस किताब में उन्होंने आलमगीर सानी का फारसी फरमान भी शाये किया। मालेगांव के एक बुजुर्ग सूर्य चक्र अखबार के मालिक आंजहानी नारायण शर्मा ने हमें उस फारसी फरमान की एक फ़ोटोकॉपी ये कहकर दी कि ये असल फरमान की नकल है। डॉक्टर अशफाक अंजुम ने अपनी किताब मालेगांव और राजा शंकर दानी 2002 में फरमान की कापी छापकर बड़ी गहराई से इसका तज्ज़िया किया और बहुत सी गलतियों की मौजूदगी की वजह से उस फरमान को नकली और बनावटी साबित किया। उनमें से चंद गलती ये है कि मुग़ल बादशाह अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी का ज़माना हुकूमत सन 1754 से 1759 तक है, जबकि फरमान में 1662 का सन दिया गया है। नंबर 2, फरमान पे दस्तखत करने वाले का नाम आसिफ जाह निज़ामुल मुल्क लिखा है, जबकि बादशाह के वज़ीर आसिफ जाह निज़ामुल मुल्क का सन 1748 में देहांत हो चुका था। 1757 में फरमान लिखने या दस्तखत करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। 3 हिजरी 1076 के मुताबिक ईस्वी सन 1665 आता है, जबकि उसमें 1662 लिखा है। उस वक्त तक न नारू शंकर की पैदाइश हुई थी और न बादशाह की। डॉक्टर अंजुम ने फरमान में जो गलतियों की निशानदेही की है उनकी तरदीद नहीं की जा सकती, बल्कि उसके अलावा मज़ीद गलतियां भी दिखाई देती है। मसलन फरमान जारी होने के ताल्लुक से लिखा है कि 90 साल जुलूस आलमगीरी हुआ।
पहली बात तो यह है कि 90 ये लफ्ज़ उर्दू और हिंदी में तो है, फ़ारसी में नहीं है। फ़ारसी में 90 को नहुम कहते हैं। आलमगीर औरंगज़ेब का लक़ब है। ये भी दुरुस्त तो है कि 1076 में औरंगज़ेब की हुकूमत को 9 साल हो चुके थे, मगर 1707 में उसका इंतकाल हो चुका था। यानी फरमान लिखे जाने के साल 1757 से 50 बरस पहले जहाँ तक अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी का ताल्लुक़ है, वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 साल ही जुलूस देख सका और कत्ल कर दिया गया। 90 साल जुलूस का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलगरज फरमान का ये मुअम्मा किसी सूरत हल होता दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने और बारीकी से इसकी छानबीन की। नतीजा देखकर हम खुद हैरत में पड़ गए कि पूरा फरमान नकली नहीं है। फरमान का बार बार मुताला करने पर इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर अंजुम की बताई हुई गलतियां और हमारी दिखाई गई खामियां फरमान के आखिरी 4 सत्रों में ही पाई जाती है। उन सत्रों से ठीक पहले जो जुमला है वो ये है, बेस तो पंजो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र साल चहारुम अज जुलूस वाला नोश्ता शुद। तर्जुमा 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बादशाह के चौथे साल जुलूस में लिखा गया। फरमान के नीचे बादशाह की मुहर में आलमगीर सानी की तख्त नशीनी का साल बारीक हिंदुसों में सन 1167 लिखा हुआ है। चौथा साल जुलूस 1171 में होता है, यानी फरमान 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1171 को लिखा गया। उसकी अंग्रेज़ी तारीख़ 8/11/1757 होती है। अक्सर किताबों में ये फरमान का साल 1757 ही दिया गया है। ऊपर दिए गए फ़ारसी जुमले से ये ज़ाहिर होता है कि फरमान यहीं पर ख़त्म हो गया। वहाँ तक जो फरमान है उसमें बनावटी या जाली होने का कोई निशान नहीं दिखाई देता। तमाम गलतियाँ उस जुमले के बाद की 4 सत्रों में है जो बाद में बढ़ाई हुई मालूम होती है। इसलिए पूरे फरमान को नकली करार नहीं दिया जा सकता। अब सवाल यह है कि ये इजाफ़ा कब और क्यों किया गया। ये एक मुश्किल सवाल है। इसे हल करने से पहले ये देखना होगा कि क्या इजाफ़ा किया गया है। जिसने भी आखिरी 4 सत्रों का इजाफ़ा किया उसने बिला सोचे समझे औरंगज़ेब आलमगीर के किसी फरमान से तारीख़ ले ली, मुग़ल हुकूमत के वज़ीर निज़ामुल मुल्क के किसी फरमान से लिखने वाले के ताल्लुक़ से एक जुमला अख़ज़ कर लिया और आखिर में ये लिख दिया कि यह फरमान नारूशंकर के अरीज़े पर लिखा गया। आखिरी जुमला फरमान के शुरू के हिस्से में भी मौजूद है। सवाल यह है कि फरमान में इजाफ़ा करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि नारूशंकर खुद मालेगांव को अपनी जागीर लिखते हैं। उनके देहांत के बाद उनके बेटे रघुपंत नारायण को उनकी विरासत पेशवा खुद अता करते हैं। दीगर कागजात से मालूम होता है कि नारूशंकर के इंतकाल के बाद उनके बेटे और पोते सब उस जागीर से फ़ायदा उठाते रहे। कोई रुकावट भी नहीं डाल रहा था, कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा था। 4 सतर बढ़ाने से पहले फरमान जितना था वो बिल्कुल ठीक था। बज़ाहिर इसमें इजाफे की कोई गुंजाइश और कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती। फिर आखिर ऐसा क्यों किया गया। राजे बहादुर घराने के कागजात से मालूम होता है कि सन 1819 में मराठों के तमाम किले फतेह कर लेने के बाद अंग्रेज़ों ने मकामी सरदारों और जागीरदारों को पेंशन देना तय किया। उसके लिए एक इनाम कमीशन की तश्कील की गई। नारूशंकर के वारिसों के लिए 7,000 रुपये सालाना मुकर्रर हुआ। सन 1855 में उसे बंद करने का हुक्म हो गया। उसे दोबारा चालू करने के लिए इनाम कमिश्नर को बहुत से खतूत लिखे गए। इनाम कमिश्नर ने जागीर के सिलसिले में दस्तावेजी सबूत तलब किए। घराने में मौजूद तारीख 14 दिसंबर 1863 के एक ख़त की नकल से मालूम होता है कि बहुत सारे दूसरे कागजात के साथ असल फ़ारसी फरमान भी इनाम कमीशन में दाखिल कर दिया गया और नकल घराने में मौजूद रही। उस वक्त चूँकि ज़ेरॉक्स और फ़ोटोकॉपी की सहूलियत हासिल नहीं थी, इसलिए फरमान के साथ साथ आलमगीर सानी की महरों का चरबा भी हाथ से बना लिया गया। बाद में शायद घर के किसी ज़िम्मेदार फ़र्द की गलत फहमी हुई कि फरमान की नकल में तारीख़ और लिखने वाले का जिक्र नहीं है, इसलिए किसी ऐसे शख्स से जो उर्दू और फ़ारसी जानता था
इजाफा करवा लिया गया और उसने अपनी स्वाबदीद के मुताबिक गलत सलत तरीके से इजाफा कर दिया। गालिब गुमान यह है कि असल फरमान जो इनाम कमीशन में दाखिल किया गया उसमें यह तब्दीलियाँ और इजाफा मुमकिन न था, ये सिर्फ नकल में ही मुमकिन था, क्योंकि कलम से बनी हुई मोहरों के ऊपर नीचे करके मज़कूर बढ़ाने के लिए जगह बनाई जा सकती है। असल फरमान में न तहरीर मिलाई जा सकती थी और न मोनोग्राम और महर को ऊपर नीचे किया जा सकता था। डॉक्टर अंजुम ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने आंजहानी बाला साहब राजा बहादुर से जागीर की सनद और उनका शजरा देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जागीर की सनद के ताल्लुक से बाला साहब ने फरमाया था कि तुम्हारे समाज के कोई मौलवी साहब आए थे, वो तारीख पर कुछ लिख रहे थे, मुझसे सनद जागीर मांग कर ले गए और फिर वापस नहीं की। मेरा ख्याल है तारीख शहर मालेगांव में मौलाना अब्दुल मजीद ने जो फरमान छापा है वो उन्हें राजे बहादुर घराने से ही मिला था और जय नारायण शर्मा ने जो कॉपी दी थी वो भी उसकी नकल थी। इनाम कमीशन के कागजात अगर कहीं महफूज होंगे तो उसमें असल फरमान दस्तयाब हो सकता है, वरना मराठा कागजात में उसका मिलना अब नामुमकिन है। क्या 1757 में नारू शंकर दिल्ली में थे? अब सवाल यह है कि क्या फरमान में दी हुई तारीख यानी 8 नवंबर 1757 को नारू शंकर दिल्ली में थे? हमने पीछे पढ़ा कि जुलाई 1756 में नारू शंकर सावनूर की लड़ाई से वापस हुए। उस वक्त तो रघुनाथ राव शुमाली हिंदुस्तान की मुहिम के लिए रवाना हो रहे थे। 28 मार्च 1757 को उन्होंने नारू शंकर को भी बुला लिया। अब्दाली दिल्ली और उसके आसपास लूट मार मचाया हुए था। इत्तेफाक से उसकी फौज में कालरा फैल गया। रोज़ाना 100-200 से ज़्यादा फौजी मरने लगे। ये देखकर उसने आलमगीर सानी को दोबारा तख्त पर बिठाकर गाज़ीउद्दीन उर्फ इमादुल मलिक को वजारत सौंप दी और लौट गया। उसके लौटने के बाद रघुनाथ राव ने दिल्ली पर कब्जा करके नजीब खान को कैद कर लिया। नारू शंकर उसके साथ थे। बाद अज़ा वो पंजाब की तरफ चला गया। नारू शंकर 15 सितंबर सन 1759 यानी शकरताल की लड़ाई तक दिल्ली और उसके आसपास ही रहे। इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसी क़याम के दौरान आलमगीर सानी ने उन्हें फरमान दिया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस वक्त मालेगांव पर मुग़लों की हुकूमत थी? इस बात का तारीखी सबूत मौजूद है कि मालेगांव का इलाका उस ज़माने में मुग़ल बादशाह की तरफ से निज़ाम के ज़ेर इंतज़ाम था। ये इलाका 26 जनवरी 1760 को उदगीर की लड़ाई के बाद मुआहदे के तहत मराठों के कब्ज़े में आया। इसलिए इसमें शक नहीं होना चाहिए कि आलमगीर सानी ने अपने ही इलाके नारू शंकर को जागीर में दिए। जागीर मिलने का दूसरा इम्कान, जिसे हम उदगीर की लड़ाई के नाम से जानते हैं, वो सदा शिव भाव की कमान में तांदरजा के मुकाम से रोजा के पर लड़ी गई। उस लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त हुई और 3 फरवरी 1760 को सुलह के मुआहदे में मराठों को 60-62 लाख का मुल्क हासिल हुआ। इस मुआहदे से कबल जो बातचीत हुई वो हमारे लिए काम की है। सुलह की बातचीत में मराठों के वकील ने कहा, हमारी अमलदारी सारे मुल्क पर कायम हो चुकी है, लेकिन खानदेश का एक बैरूनी हिस्सा या कोना रह गया है, हमें उस सिलेनामे के तहत दे दिए जाए, और वो है मालेगांव, सालहेर का किला, मुल्हेर का किला, अनकाई का किला, तरम्बक, रतनगढ़, आवड़ा पट्टा, कावनाई, गुवेज, धड़ूप। ये किले और जागीरों में नासिक, वनी, दिंडोरी, पाटोडे, चांदोड़ और दूसरे मामूली मकामात हमें दे दे। ये सारे मुआहदे निज़ाम ने कबूल किया और मंदरजा, बाला किले और मकामात मराठों के हवाले कर दिए और उन सारे मकामात पर पेशवा का अमल शुरू हुआ। इसके अलावा तावान और फौज का खर्च भी ले लिया गया। दौलताबाद का किला भी मिल गया। भाऊ साहब की फौज वापस हुई। वापसी में भाऊ साहब नासिक के मुक़द्दस मकाम पर आकर ठहरे। एक तो फतेह का नशा, दूसरे इतना बड़ा इलाका मिलने की मुसर्रत, तीसरे नासिक की खूबसूरती भाऊ साहब पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और वहाँ कई रोज़ क़याम पजीर रहे।
पेशवा यांची बखर में लिखा है कि मौका मुनासिब देखकर मल्हार राव होलकर ने चांदोड़ का मकाम अपने लिए मांग लिया। विठ्ठल शिवदेव विंचोरकर ने पाटोर, परगना और अंकाई का किला मांगा। भाव ने उन्हें बख्श दिया और नारूशंकर ने मालेगांव मांगा, वो भी उन्हें अता किया गया। बाकी इलाके सरकार के पास रहे। बखर की इस तहरीर से मालूम होता है कि 3 फरवरी 1760 से पहले मालेगांव मुगलों की हुकूमत में शामिल था। दूसरे ये कि सदाशिव राव भाव ने मालेगांव की जागीर नारूशंकर को फरवरी 1760 में दी। हमें पता है कि चांदोड़ एक ज़माने तक मल्हार राव होलकर की बहू अहिल्याबाई होलकर के पास बतौर विरासत रहा। पाटोद पर विंचोरकर घराने की विरासत रही और मालेगांव की जागीर नारूशंकर के वारिसों के पास रही। इस बुनियाद पर मालेगांव के नारूशंकर की जागीर होने के ताल्लुक से तमाम शकूक खत्म हो जाते हैं। जागीर का एक और बयान पेशवा यांची में उसके तफसील यूँ है कि रघुनाथ राव 60-70 हज़ार फौज के साथ रोहिलखंड पहुंचे और पत्थरगढ़ के किले को घेर लिया। रुस्द वगैरह रोक ली। किले में अनाज और गोला बारूद बिल्कुल खत्म हो गए। इसके बाद विंचोरकर की सिफारिश पर किलादार की जान बख्शी करके किलों को लूट लिया गया। किले में रुपया, पैसा और खजाना इतना भरपूर मिला कि सारे फौजी माला माल हो गए। ऐसी दौलत कहीं भी नहीं मिली थी। बड़ी मिकदार में हथियार हाथ आए। उसके बाद लश्कर पूना की तरफ रवाना हुआ। पूना पहुंचने के बाद सरकार की तरफ से रास्ते को सरदारी दी गई और 4000 फौज के खर्चों के लिए 2 लाख रुपये का मुल्क को जागीर में दिया गया। पटवर्धन ने भी 2-4 कारनामे अच्छे अंजाम दिए थे, इसलिए उन्हें भी सरदारी देकर मीरज प्रांतों का 32 लाख का मुल्क को किले के साथ बतौर जागीर दिया गया। इसी तरह विंचोरकर को भी 20 लाख का मुल्क को जागीर में दिया। नारूशंकर राजे बहादुर को भी फौज के खर्चों के लिए 30 लाख का मुल्क को जागीर में दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राजा नारूशंकर को एक ही जागीर 3 बार मिली? क्योंकि जो बयानात आगे गए हैं उससे तो यही शुबा होता है जैसे एक ही जागीर उन्हें 3 बार मिली हो, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। मेरी राय यह है कि जिस वक्त तो आलमगीर सानी ने नारूशंकर को मालेगांव समेत 8 गांव इनाम में दिए, उस वक्त तो ये इलाका मुगलों का था। फरवरी 1760 में जब ये इलाका मराठों के कब्जे में आ गया तो नारूशंकर ने यही इलाके भाव से मांग लिए, क्योंकि मुग़ल बादशाह की अमलदारी ख़त्म हो जाने के बाद उसके फरमान की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है और ये इलाका नारूशंकर को मराठों की तरफ से मिलना ज़रूरी हो गया था। लेकिन चूंकि सदाशिव राव भाव खुद पेशवा नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ ऐलान कर सकते थे, मगर जागीर का कागज़ तो बहरहाल पेशवा दरबार से ही मिलना था। इसीलिए ऊपर नारूशंकर को 30 लाख की जागीर देने का जो जिक्र है वो किसी नई जागीर के बारे में नहीं है, बल्कि वही जागीर उन्हें सरकारी या ऑथेंटिक तरीके से अता की गई जिसका वादा नासिक में भाऊ साहब ने किया था। नारूशंकर के देहांत के बाद जनवरी 1775 में नारूशंकर का देहांत हुआ। उसके बाद की तारीख दरअसल मराठा शाही के जवाल की दास्तान है। पेशवा ने 20 अप्रैल 1775 को नारूशंकर के बेटे रघुपंत नारायण को जागीर की सनद दी। J.S. सरदेसाई ने लिखा है कि भाइयों के दरमियान बहुत से झगड़े उठ खड़े हुए, जिसके बहुत से कागजात छापे गए। सन 1780 और 81 में छपे एक कागज़ में ये दिखाया गया है कि कौन से मकामात किन सरदारों की निगरानी में थे। उसकी तफसील इस तरह है। प्रांत खानदेश 17 सरदारों के नाम दिए गए हैं। इनमें नारूशंकर के 2 लड़कों रघुनाथ नारायण राजे बहादुर और तरंबक राव नारायण राजे बहादुर के नाम भी शामिल है। इसी तरह प्रांत हिंदुस्तान में 12 सरदारों के नाम दिए गए हैं। उनमें पहला नाम रघुनाथ राव नारायण राजे बहादुर का है। 1800 से लेके 1801 की एक फहरिस्तों में सरदारों और किलेदारों की जाति और फौजों के अखराजात के लिए इमलाक और इनाम वगैरह की तफसील छपी है। उसमें नारूशंकर घराने के रिंग राव तरंबक राजे बहादुर और रघुपंत राव नारायण राजे बहादुर के नाम दिखाई देते हैं। मजीद लिखा है
कि रघुपंत नारायण का देहांत हो गया। फिलहाल गोपाल राव तरंबक के पास इख्तियार है। राजे बहादुर घराने के कागजात में कलेक्टर नासिक के नाम गोपाल राव शिवदेव राव और 17/4/1905 का एक खत शामिल है। इससे हमें बहुत सी नई मालूमात मिलती है। हमारे घराने के ख़ास फर्द नारू शंकर राजे बहादुर ने माजी में बहुत सा मुल्क को फतेह करके दिया, इसलिए उन्हें 18 लाख की जागीर देकर सरदारी अता की गई। यह आमदनी उनकी ज़िंदगी तक जारी रही। बाद में उनके लड़के तरंबक राव को भी यह आमदनी मिलती रही। ये हमारे परदादा थे। उनके 5 लड़के हुए, उनमें से 2 बचपन में ही गुजर गए, 3 जिंदा रहे। उनमें हमारे सगे दादा गोपाल राव तरंबक, उनके भाई माधव राव तरंबक और रिंग राव तरंबक, उनमें आपसी नाचाकी रहने लगी। होते होते ये झगड़ा पेशवा दरबार तक पहुंच गया। इसलिए पेशवा ने कहा कि अब तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए फ़ौजी अखराजात के लिए दी जाने वाली रकम ख़त्म करके सिर्फ ज़ाती खर्चों और ख़ानदान की परवरिश के लिए 60,000 की सालाना आमदनी का इंतज़ाम करके कहा कि अब तुम पूना की बजाय अपने गांव जाकर रहो। जब जब तुमको हुक्म होगा तब तब हाजिर होते रहना। इसलिए हमारे दादा लोग यहाँ आए। हमारे दोनों छोटे दादा माधवराव और रिंगराव ये नासिक शहर में रहने लगे और हमारे सगे दादा गोपाल राव तरंबक ये मालेगांव किले में रहने लगे। गोपाल राव तरंबक के दौर में सन 1818 में अंग्रेज़ों ने मालेगांव के किले पर चढ़ाई की और 1 महीने की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद सन 13 जून 1818 को बरतानवी झंडा लहराया गया। उसकी पूरी तफसील लड़ाई के बयान में दी जाएगी। 1818 में पेशवा की तरफ से गोपाल राव तरंबक के भाई माधवराव अम्मलनेर के किलेदार थे। उन्हें गालिबन पेशवा की तरफ से हुक्म मिला था कि किला छोड़ दे। किला छोड़ते हुए उन्होंने किले के अरब फौजियों को सख्त ताकीद की कि किला किसी के हवाले न करे, यहाँ तक कि पेशवा के हवाले भी नहीं करना। इस हुक्म को अरब फौजियों ने ज़बरदस्त तरीके से पूरा किया। जब माधवराव और तरंबक राव पेशवा की आपसी लड़ाई ख़त्म हुई तो माधवराव अम्मलनेर वापस आए तो अरब फौजियों ने उन्हें भी किले के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। बहरहाल बाद में वो मान गए और किला उनके हवाले कर दिया गया। लेकिन जब माधवराव राजे बहादुर ने किला अंग्रेज़ों के हवाले करने का फैसला किया तो अरब फौजियों ने इनकार कर दिया। उन्हें बागी करार दे दिया गया। कर्नल हॉस्किसन की क़यादत में मालेगांव से फौज भेजी गई। फौज ने किले का मुहासरा करके किले के अंदर की फौज को बिला शर्त हथियार डालने का हुक्म दिया। फरार के सारे रास्ते बंद देखकर उन्होंने किले से बाहर निकलकर हथियार रख दिए। तमाम अरब सिपाहियों को उनके कमांडर अली जमादार के साथ गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। मालेगांव में ब्रिटिश हुकूमत की अमलदारी कायम होने के बाद यकम जून 1820 को गोपाल राव तरंबक के नाम 7,000 रुपये सालाना पेंशन की सनद दी गई। 1833 में गोपाल राव का देहांत हो गया। उनके बाद उनके मुतनब्बी बेटे शिवराव गोपाल राजे बहादुर को विरासती हक मिला। 1834 में शिवराव गोपाल और तरंबक माधवराव नासिक उनके दरमियान तय पाया कि 5,000 पेंशन मालेगांव वाले लेंगे और 2,000 नासिक के वर्षा को मिलेगा। 9 जुलाई 1851 को शिवराव का भी देहांत हो गया। उनकी बेवा उमाबाई साहिबा ने पेंशन के लिए अपील की। 19 जुलाई 1852 को सिर्फ 960 रुपये मंजूर हुए, वो भी सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक के लिए। 9 जून 1855 को अंग्रेज़ ऑफिसर रॉबर्ट किल ने सरकार के हुक्म नंबर 2473 के मुताबिक पेंशन बंद करने की इत्तला दी। शिवराव गोपाल राव के देहांत के बाद जागीर का कब्जा गोपाल राव शिवराव को मिला। उन्हें धर्म अधिकारी का ओहदा भी दिया गया था, जिसके तहत उन्हें मुकदमात फैसला करने का इख्तियार हासिल था। सन 1916 की इब्तिदा में गोपाल राव का देहांत हो गया और कारोबार भगवंत राव गोपाल राव के हाथ आया। उन्हीं के ज़माने में मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ।
राजे बहादुर के बाड़े से मशअली जुलूस निकाला गया और बरतानवी इस्तेमारात को अलविदाई सलामी वहीं तोप दाग कर दी गई, जिसे भी अरब फौजियों ने किले की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया था। भगवंतराव का देहांत 24 जून 1989 को हुआ। भगवंतराव को 2 बीवियों से 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई। लड़कों के नाम माधवराव उर्फ शाहू महाराज, नारायण राव उर्फ नाना साहेब और शिवदेव राव उर्फ आबा साहेब है। लड़कियों के नाम ललिताबाई, मानकताई, प्रथा और परमाताई है। नारायण राव की 2 लड़कियां धनश्री और गौरी है। शिवदेव से एक लड़का चेतनिया और एक लड़की मालूका है। माधवराव की 2 लड़कियां है राधिका और देवयानी। नासिक के घराने की मालूमात कोशिश के बावजूद दस्तयाब न हो सकी। बहरहाल राजा बहादुर घराने के लोग आज तक नासिक और मालेगांव में सामाजिक कामों और अवामी खिदमत में मसरूफ़ है और अपने घराने के बानी नारू शंकर राजे बहादुर के नाम को जिंदा और ताबंदा रखे हुए है, शंकर राव दानी सासोड़कर। इसके अलावा भी नारू शंकर के बाज़ तामीरात का जिक्र ज़रूरी मालूम होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ फ़िलहाल झांसी शहर है वहाँ बलवंत नगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहाँ बैर सिंह देव ने एक किला तामीर किया था। सूबेदारी मिलने के बाद जब नारू शंकर ने झांसी शहर बसाने का तहैया किया तो उनके दिल में ख्याल आया कि मौजूदा किला बहुत कमज़ोर है और इस काबिल नहीं कि सूबे की राजधानी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने उसे मजबूत करने का इरादा किया। लाखों रुपये सर्फ करके उन्होंने उस कमज़ोर किले को ज़बरदस्त मजबूती अता की। उनके काम की मजबूती देखना हो तो आज भी झांसी जाकर देखी जा सकती है। ये किला आज भी पूरी शान के साथ सर ऊंचा किए अपने बनाने वाले के एहसान एतराफ़ में अदब के साथ खड़ा है। यही वो किला है जिसने सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी का कदम कदम पे साथ दिया और अंग्रेज़ फौजों से मुकाबला करने में तन कर खड़ा रहा। नारू शंकर की तामीरात। नारू शंकर की सबसे अहम तामीर मालेगांव का ज़मीनी किला है। महाराष्ट्र के ज़मीनी किलों में उस किले की ख़ास अहमियत है। इंजीनियरिंग के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो उसकी तामीर के उसूल देखकर हैरत होती है। लड़ाई में उसका कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया है, उसके बावजूद जो हिस्सा बाकी बचा है वो भी देखने के काबिल है। ये किला अपनी मजबूती, खूबसूरती और हिफाजत के नुक्ता नज़र से बेमिसाल है, इसलिए इसकी पूरी तफसील एक अलहदा बाब में बयान की जाएगी। गोया हम कह सकते हैं कि नारू शंकर के इन दोनों किलों ने मुजाहिदीन आज़ादी की तरह बरतानवी साम्राज्य का मुकाबला करके अपने बनाने वाले ही नहीं, अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान का सर भी फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। रामेश्वर या नारू शंकर का मंदिर नासिक हिंदुओं के लिए एक मुक़द्दस मकाम है। यहाँ से गोदावरी नदी गुजरती है जिसे मकामी लोग गंगा नदी कहते हैं। गोदावरी के किनारे बहुत से खूबसूरत मंदिर तामीर किए गए हैं। अक्सर बड़े मंदिर पेशवाई के ज़माने में मराठा सरदारों ने तामीर किए। इनमें नारू शंकर, ओक चंद्रचूड़ और ओदेकर खासे मशहूर है। ज़्यादातर मंदिरों की तामीर पत्थर और चूने से हुई है। ये पत्थर राम शेख के करीब भंवरगढ़ के पहाड़ियों से लाए जाते थे, जो नासिक के शुमाल में 10 किलोमीटर के फासले पर है। उनमें से 3 मंदिर अपनी तामीरी खूबियों के सबब नुमाया मुकाम रखते हैं। पंचवटी में राम जी का मंदिर, सुंदर नारायण मंदिर और राम सेतु के करीब गोदावरी के किनारे नारू शंकर का तामीर करदा रामेश्वर का मंदिर, जिसे घंटा घर भी कहते हैं। नक्श व निगार के लिहाज से ये नासिक की बेहतरीन इमारत है। ये गोदावरी के बाएं दर्जे किनारे पर बालाजी मंदिर और तारकेश्वर मंदिर के सामने तामीर किया गया है। ये मंदिर अगरचे काला राम के मंदिर से छोटा है, लेकिन उसके मुकाबले में बेहतर तरीके से तराशा गया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 124 × 83 है। इसमें कुछ मज़ाहिया और कुछ जोगियों की तस्वीरें ज़हानत के साथ तराशी हुई है। मंदिर एक अहाते के दरमियान है। इसमें एक छज्जा यानी पोर्च शामिल है, जिस पर रिवायती बैल या नंदी बना हुआ है। अंदरूनी हॉल में गुंबद है,
उस हॉल में 75 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। बाहरी छत साफ तरीके से तराशी गई है, जिसमें कतार दर कतार प्लेटें आरास्ता की गई है, जिस पर वक्फे वक्फे से आदमियों, बंदरों, चीतों और हाथियों की मज़ेक़खेज़ और अजीब व गरीब तस्वीर बनाई गई है। मगरिबी सिमत यानी ख़ास दाखिली दरवाजे के ऊपर लहरदार किनारों वाली महराबें हैं। नेज़ बहुत से ताक है जिनमें बड़ी खूबी से मूर्ति तराशी गई है। मंदिर को घेरने वाली दीवार की ऊंचाई 11 फीट है। हर गोशे में नीम दायरा शक्ल के गुंबद है, जिसका कतर 10 फीट है। उसके अलावा मगरिबी दीवार के दरमियान में 5वां गुंबद भी है, जिसमें 1 घंटा लगा हुआ है। यूरोपी और अरबी ज़बानों में 1721 खुदा हुआ है। ये घंटा, जिसके चौड़े हिस्से का मुहित 6 फीट है, शायद पुर्तगाली है। कहा जाता है कि इसे या तो बसीन से लाया गया है या दिल्ली से, लेकिन ज़्यादा इम्कान बसीन का है। किसी ज़माने में उसकी आवाज़ 3 मील दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन सूती आलूदगी की इस दौर में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। 1872 के गोदावरी के अजीम सैलाब का पानी घंटे की सतह तक पहुंच गया था। घंटे के करीब की दीवार की बुलंदी से नदी के दाएं किनारे का मंजर नहायत खुशनुमा दिखाई देता है। नदी के किनारे की मुतवाज़ी एक दीवार दूर तक फैली हुई है, जिसके ऊपर 3 और 4 मंजिला इमारतें तामीर की गई है। ये मंदिर 1747 में मालेगांव के नारू शंकर राजे बहादुर ने तामीर किया। इसकी तामीर में 18 लाख रुपये लगे थे। गोदावरी नदी के पानी के सिरे से रामेश्वर मंदिर तक जाने के लिए जीने भी नारू शंकर ने ही 1765 में 60,000 रुपये खर्च करके बनवाए थे। गोरा राम कुंड। नासिक का जिक्र चल रहा है तो इस शहर में नारू शंकर घराने की दीगर तामीरात का भी जिक्र करते चले। नील कंठेश्वर और गोरा राम, इन मंदिरों के सामने गोरा राम कुंड है। ये 256 फीट लंबा और 132 फीट चौड़ा है। इसका नासिक की तरफ का हिस्सा 1768 में हिंगने और नारू शंकर ने तामीर किया और पंचवटी की तरफ का हिस्सा आखिरी पेशवा और होलकर ने बनाया। गोरा राम कुंड से 16 फीट जुनूब में रामाज्ञा कुंड है, जो 110 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा। इसका नासिक की तरफ का हिस्सा कृष्णदास प्रांचे ने 1780 में तामीर किया और पंचवटी की तरफ का हिस्सा नारू शंकर के भाई लक्ष्मण शंकर ने 1763 में बनाया। गंगा घाट पर रामकुंड और गोरा राम कुंड 2 अलग कुंड है। नासिक का राजे बहादुर मेंशन। वक्त तो गुजरने के साथ साथ चूंकि शहरों की जदीदकारी होती रहती है, इसलिए बहुत सी इमारतों के नाम और निशान भी बाकी नहीं। फिर भी किताबों में उसकी जो तफसील दस्तयाब है, उसे मनो अन यहाँ पेश किया जा रहा है। नासिक के मगरिबी हिस्से में खड़काली रोड पर नारू शंकर राजे बहादुर का मेंशन है, जिसे नारू शंकर ने तकरीबन 250 साल पहले अपनी रहाइश के लिए बनवाया था। यह आसार कदीमा की मिल्कियत की सबसे वसी और अरीज इमारत है। इसके मरकज़ में एक सादा सा गेटवे एक गली में जाता है। यहाँ से गुजरकर दाईं हाथ पर एक दरवाज़ा मिलता है, जो एक बड़े कंपाउंड में पहुँचा देता है। उस कंपाउंड के गिर्द 2 मंजिला इमारतों का घेरा है। फिलहाल उनका इस्तेमाल पुलिस हेडक्वार्टर के तौर पर किया जा रहा है। निचली मंजिल जो अहाते के सामने है, उसमें बहुत सारे सागवान के सुतून हैं। ऊपरी मंजिल पर हल्के सुतून है, लेकिन उसमें सजावट के तौर पर लकड़ी की महराबें बनी हुई है। रोड के उस पार एक दूसरा मेंशन भी है, जिसमें 30x60 का मुस्ततिल कंपाउंड है। उसकी निचली मंजिल भी खुली है और भारी सुतूनों की एक कतार भी है, जिसमें थोड़ी थोड़ी नक्काशी की गई है। ये मेंशन नामुकम्मल और नाकाबिल मरम्मत है। इस मेंशन के शुमाल में और मल्हार गेट के जुनूब में 150 गज के फासले पर हत्ती गेट है, जिसे नारू शंकर ने 1750 में तामीर किया था। तरम्बकेश्वर का गंगा सागर। तरम्बकेश्वर में गंगाले बनाकर नारू शंकर ने तरम्बकेश्वर की आवाम को हमेशा के लिए अपना एहसानमंद बना लिया। ये तीरथ गंगा सागर या गंगाले कहलाता है। 575 फीट लंबा और 225 फीट चौड़ा है। इसमें भरपूर पानी रहता है। उन्होंने 5 लाख रुपये खर्चा करके ये तालाब बनाया था। म्यूनिसिपैलिटी यहीं से तरम्बक गांव को पानी
पहुंचाती है हती खाना रोड की इमारत। नारू शंकर ने हती खाना की रोड पर एक और इमारत अपनी रहाइश के लिए बनाई थी। गालिबन यहीं पर अब राजे बहादुर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। सातपुर का बंद। तारीख की किताबों में उनके एक और काम का जिक्र मिलता है। सातपुर के कमाऊदार की जिम्मेदारी जब उन्हें दी गई तब ही नाना साहेब पेशवा ने उन्हें एक बंद बांधकर खेतों की आब रसानी करके आमदनी बढ़ाने की इजाज़त दी थी। वहाँ पर कोई बंद अब मौजूद है या नहीं इसकी मालूमात नहीं मिल सकी। सपत सुरंगी देवी के मंदिर। वासुदेव नारायण जोशी ने 1942 के एक मजमून में बताया है कि वनी में जहां नारू शंकर ने देवी की हिदायत के बावजूद पलटकर देवी के दर्शन कर लिए थे, अपने उस कसूर के प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने उस जगह एक छोटा सा मंदिर बनाया था जहां सपत सुरंगी देवी गायब हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि चूंकि वो अपने उरूज और तरक्की को देवी का अतिया मानते थे, इसलिए नासिक में रामेश्वर के मंदिर के शुमाल में भी उन्होंने सपत सुरंगी देवी का एक मंदिर बनाया था। नम्बायत का बाड़ा। नम्बायत मालेगांव से तकरीबन 12 मील के फासले पर वाक़ है। ये मुग़लों और मराठों के दौर में एक अहम मुकाम था। इसका पुराना नाम नेमताबाद है। यह भी नारू शंकर की जागीर का एक हिस्सा था। मालेगांव में किले की तामीर से पहले उन्होंने यहाँ एक महल यानी बाड़ा तामीर करके रहाइश इख्तियार की थी। उसकी लंबाई चौड़ाई 250 फीट थी। दीवारें मिट्टी की थी जो 10 फुट चौड़ी और 20 फीट ऊंची थी। दीवारों का कुछ हिस्सा और बाड़े का पुख्ता गेट अब भी बाकी है। ये पूरा बाड़ा 1959 में राजे बहादुर खानदान ने नारायण राव पटेल को फरोख्त कर दिया था। नारायण राव पटेल का देहांत हो चुका है। अब उनके लड़के उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। यहीं पर एक छोटा सा मिट्टी का किला भी था जिसकी टूटी फूटी दीवारें, टीला और मलबा अब भी ज़बान हाल से दास्तान पारीना बयान कर रहा है। यहाँ भी चांद शाह वली का छल्ला है। टू बी कंटिन्यू, आगे अभी जारी है। जल्द मिलेंगे हिस्सा नंबर 8 में।